हम मारिया मेइस के मज़मून कॉलोनाइज़ेशन और हाउसवाइफ़ाइज़ेशन पर बात करेंगे, जो कि 1986 में लिखा गया। हमारी ये जो मुसन्निफ़ हैं, ये जर्मन प्रोफ़ेसर थीं और सोशियोलॉजी इनका मैदान था और ये मार्क्सिस्ट फ़ेमिनिस्ट भी मानी जाती थीं। 1960 की दहाई में इन्होंने वियतनाम की जंग, न्यूक्लियर खतरे और फिर माहौल की तबाही के खिलाफ जो अमली जदोजहद हो रही थी, उसमें भी ये हिस्सा लेती रहीं। तवील अरसे ये इंडिया में पढ़ाती रहीं और वहाँ की औरतों की तहरीक तहरीक के बाद भी उन्होंने लिखा है। ये लेक्चर जो है अमूमी तौर पर तक़सीम मेहनत और ख़ुसूसी तौर पर पिदरसरी समाज में जो जिनसी तक़सीम मेहनत है, उसके बारे में है। मुसन्निफ़ का ख़्याल है कि ये अमल पुरतशद्दुद था, यानी ये जो जिनसी तक़सीम अमल हुआ जिनसी तक़सीम मेहनत का अमल जो है, ये पुरतशद्दुद था। वो इसको हमला आवर मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रीडेटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन का नाम देती है, जो कि जंगो-जदल, सनती तरक्की से इबारत था। और उसके ख़्याल में इस दौरान 2 तरह की टेक्नोलॉजी आती है। अव्वल वो टेक्नोलॉजी जो कि ज़िंदा रहने के लिए टेक्नोलॉजी थी, जैसे कपड़े और खुराक वग़ैरह के हवाले से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी जो यूरोप डेवलप कर रहा था, उसके ख़्याल में ये जंग की टेक्नोलॉजी थी, यानी कंपास और गन पाउडर को दरियाफ्त करना और इजाद करना, तो ये चल रहा था। तो उसके ख़्याल में ये सारा अमल जो था, ये बाकायदा एक हमला आवरी का अमल था और ये हमला आवराना पिदरसरी तक़सीम किस तरह वजूद में आई, इसके हवाले से वो बताती है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी थी, ये बुनियादी तौर पर मदर अर्थ यानी इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, ये उस पर बाकायदा उसी तरह अमल करती है, जिस तरह औरत के जो रहम है, उसके अंदर जो है मर्द जो है, वो जिनसी अमल के लिए तशद्दुद करता है। तो उसके ख़्याल में ये अमल जो है, जो कॉलोनाइज़ेशन का अमल था, जो गोरों ने किया, उन्होंने जाके ज़मीन के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी इस तरह इस्तेमाल की कि वो उसके अंदर उसको तशद्दुद करते थे और उसके अंदर उसका सीना फाड़ कर उसके अंदर से जिसे कहना चाहिए धाते निकाला करते थे। तो उसका नतीजा उसने इससे ये नतीजा निकालती है कि पिदरसरी निज़ाम और ज़मीन की अलहदगी हो गई। यानी दूसरे अल्फ़ाज़ में ये अमल दोनों तरह का अमल था, यानी पिदरसरी निज़ाम और ज़मीन में अलहदगी हुई, मर्द और औरत को अलहदा कर दिया गया और वो फिर ये बताती है कि ये जो तक़सीम है ज़मीन की और इंसान की और ये जो तक़सीम है मर्द और औरत की, ये पुराने निज़ामों में नहीं होती थी। तो ये बुनियादी तौर ये तक़सीम जो है, ये बुनियादी तौर पर जदीद जो पिदरसरी निज़ाम है, जो कैपिटलिज़्म के साथ आया है, उसने ये किया है। अब सवाल ये है कि ये जदीद पिदरसरी निज़ाम जो है, जिसे हम मॉडर्न पैट्रियार्की कहते हैं, ये ये क्या करता है? ये फितरत के साथ क्या करता है? ये औरत के साथ क्या करता है? तो इस अमल को वो बड़ी तफ़सील के साथ लेकर चलेगी कि किस तरीके से ये जो तमाम अवामिल हैं, वो भी हुए हैं और ये बताती है कि किस तरीके से जो-जो अमल हुआ, यानी दूसरे अल्फ़ाज़ में फितरत को फ़तह करने का अमल, कॉलोनियों को फ़तह करने का अमल और औरतों को फ़तह करने का अमल, ये 3 बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं इस मज़मून में और वो बताती है कि लेकिन ये अमल जो हुआ, ये कंट्राडिक्टरी था, यानी ये तज़ादात से भरा हुआ था, यानी इसमें एक की तरक्की, दूसरे का तनज़्ज़ुल था, एक का इर्तिका, दूसरे का बुनियादी तौर पर इर्तिका रुक जाना या उसका मुकम्मल तौर पर मिट जाना था। इसी तरीके से एक तरफ तो यूरोपियन जो थे वो अपनी ह्यूमनाइजेशन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ी तेज़ी के साथ जो कॉलोनियों के लोग थे, नौआबादियों के लोग थे, उनकी डीह्यूमनाइजेशन भी कर रहे थे, यानी उन्हें इंसानियत के दर्जे से गिरा भी रहे थे। इसी तरह एक तरफ तो यूरोपियन लोगों के यहाँ प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी पैदावारी कुव्वतें जो थीं, वो डेवलप हो रही थीं, दूसरी तरफ वो कॉलोनियों में जो कुव्वतें थीं, प्रोडक्टिव फोर्सेस या पैदावारी कुव्वतें थीं, उनको तबाह कर रहे थे। जैसे उन्होंने इंडिया में हमारी लोकल सनत को तबाह किया, इस तरह हर जगह जाकर उन्होंने अपनी पैदावार को बेचने के लिए मकामी सनतों को तबाह किया। चौथा, इसी तरीके से वो बताती है कि किस तरीके से जो है कि एक की तरक्की एक जो है ऊपर जा रहा होता था, राइज़ कर रहा होता था, दूसरा नीचे गिर रहा होता था। तो कुछ के लिए ये दौलत पैदा करती थी ये मतलब दौलत पैदा करता था, कुछ के लिए ये गुर्बत बाँटता था।
तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर मुसन्निफ का कहने का मकसद है कि ये अमल जो था ये तजाज़ात से भरा हुआ था। तो लिहाजा इसको वो डेयरी पैट्रियार्कल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहती है, यानी हमला आवर पिदरसाराना मोड ऑफ प्रोडक्शन का नाम देती है। तो लिहाजा अब वो बुनियादी तौर पर इन तीनों अमल को, यानी फितरत पर कब्जे को इंसान के मॉडर्नाइजेशन ने जो किया, इसी तरीके से कॉलोनियों पर कब्जे को जो कि यूरोपियन ने किया, इसी तरह मर्द ने औरत पर जो कब्जा किया, इन तीनों को जोड़ती है। और वो फेमिनिस्ट तहरीक को बुनियादी तौर पर इस बुक चैप्टर के जरिए ये सबक देने की कोशिश करती है कि अगर आप समझते हैं फेमिनिस्ट के आप किसी एक इस्तेहसाल को, मर्द के औरत के इस्तेहसाल, मर्द जो औरत का इस्तेहसाल करता है उसको अगर खत्म करके इस निज़ाम को बदल देंगी तो गलत है। उसके ख्याल में फितरत का इस्तेहसाल भी रोकना होगा। इसी तरीके से जो नौबादियात हैं या जदीद नौबादियाती निज़ाम है जिस तरह उसमें इस्तेहसाल किया जा रहा है, तो उसको भी रोकना होगा, और इसी तरह मर्द और औरत के इस्तेहसाल को भी रोकना होगा। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। अब वो बतदरीज आगे बढ़ती है और बताती है, मुसन्निफ बताती है कि किस तरीके से औरतें, नेचर और नौबादियां जो हैं उनको तरक्की के अमल से निकाला गया। दूसरे अल्फाज में मर्दों ने, यूरोपियन ने और जो सिविलाइजेशन है उसने बकायदा इन तीनों को, फितरत को, औरतों को और नौबादियात के लोगों को अपने से खारिज कर दिया, यानी उनको अलहदा कर दिया। उसके बाद वो बताती है, अब मैं इस चीज को बयान करूंगी कि ये सब किस तरीके से हुआ, उसका ये किस तरीके से हुआ। अब वो चूंकि ये जर्मन प्रोफेसर है तो वो बुनियादी तौर पर सबसे पहले यहां से शुरू करेगी कि किस तरीके से जर्मन जो कबीले थे वहां पर जायदाद का निजाम किस तरीके से था और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वहां से औरतों को इस निजाम से निकाला गया। उसके ख्याल वो ये बताती है कि जर्मन कबीलों में जो फैमिली का निजाम होता था उसका तरीकाकार होता था मंट, MUNT, मंट। तो इसमें ये होता था कि जो मैरिज के जरिए खामद को ये राइट मिल जाता था और उस पे मुकम्मल तौर पर उसका जो है खानदान के ऊपर एक इख्तियार आ जाता था। यानी शादी का कंट्रैक्ट होता था बेचने का, यानी औरत बेची जाती थी या बेचने वाली चीज होती थी। औरत हमेशा के लिए मर्द यानी खामंद बेटे की मंट या डिपेंडेंस में आ जाती थी। तो जायदाद वाली गैर शादीशुदा औरतों को यहाँ पर उसमें शामिल नहीं किया जाता था। वो जो है उनको यानी बालिग कहा जाता था और उनको खरीदा या बेचा नहीं जाता था खामद के जरिए, या खामद की जायदाद नहीं होती थी। तो इसी तरह उस दौर में हुनर रखने वाली जो खवातीन होती थी उनको भी जो था मर्दों की मंट यानी डिपेंडेंस से, इन्हसारी से आजाद कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि शहरों में फिर आहिस्ता आहिस्ता सनत की जरूरत थी, यानी कपड़े की सुनत बन रही थी। तो उस वजह से ये औरतें जो थी ये हुनर भी सीख रही थी और ये काम भी कर रही थी। लेकिन बड़े अरसे तक खवातीन को जो कह लें खवातीन को कारोबार करने, जायदाद की खरीदो फरोख्त की मर्द के बगैर आज़ादी नहीं दी गई। बाज़ जगहों पर औरतों को कारोबार के तमाम हक भी दिए गए और इसकी वजह ये थी कि बढ़ती हुई सरमायादारी आहिस्ता आहिस्ता औरत को आज़ाद भी कर रही थी। इसकी दूसरी वजह सलीबी जंगों की वजह से औरतों की ज़रूरत बढ़ गई थी। मर्द जो थे, आपको पता होगा, ये 10,000 में यानी 11वीं सदी में, 11,000 में, 12वीं सदी में ये सलीबी जंगें चल रही थी और ये बहुत पहले शुरू हो गई। तो इस हवाले से औरत के अंदर जो मर्द थे वो इन जंगों में मसरूफ थे और बहुत सारी औरतों को काम करने की जरूरत थी। तो किसानों में जो सूरत हाल थी, जो जर्मन ट्राइब्स थे, किसानों में सिर्फ बड़े बेटे को शादी करने की इजाजत थी, वरना जमीन तकसीम हो जाती थी। मज़ारों को भी शादी की इजाजत ना थी। मालिक की मर्जी के बगैर वो शादी नहीं कर सकता था। वो शहर भाग कर जाकर शादी करता था। तो शहर बुनियादी तौर पर आजादी के नाम थे। यूं ऐसी खवातीन की तादाद जो शादीशुदा थी बढ़ गई। लिहाजा 12वीं और 13वीं सदी में खवातीन को माशी तौर पर काम करने की आज़ादी दी गई, मगर खवातीन की जो क्राफ्ट के अंदर स्किल्स में जगह थी वो जाके कहीं 14वीं सदी में बनना शुरू हुई। यानी दूसरे अल्फाज में पुराने ज़माने की जो बातें हैं वो अपनी जगह होंगी, लेकिन बड़ी हद तक जब ये मॉडर्न दौर शुरू होता है उससे पहले यूरोप में खवातीन आज़ाद नहीं थी। तो तिजारत से पहले ये खवातीन छोटे छोटे फल बेचने जैसे शोबों में आई, मगर औरतों को बैरूनी तरह तिजारत की आज़ादी जो है उसका जिक्र हमें कहीं नहीं मिलता जो यूरोपियन तारीख की गई है। फिर आपको पता होगा कि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप ने आलमी मंडी की तश्कील की, यानी न्यू वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं कि
कोलंबस जो है 1492 में वहां पहुंचा लातीनी अमेरिका में, और इस तरीके से वास्को डे गामा 1498 में इंडिया में कालीकट की बंदरगाह पहुंचा। तो ये वो दौर था जब यूरोप बाहर की तरफ फैल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वहां कहत और बीमारियां भी आ रही। तो दुनिया का बड़ा हिस्सा यूरोप के पास आता चला जा रहा था, निजी सरमाया बढ़ रहा था, और सरमाए की ज़राअत में भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो जमीन आपको पता होगा कम होती चली जा रही थी यूरोप में, और क्योंकि उनको जंगों के लिए, तिजारत के लिए भेड़ें और घोड़े पालने की जरूरत थी, तो इस वजह से जो आपने ये पढ़ा होगा तारीख में कि मगरबी यूरोप जो है वहां पर सनत आहिस्ता आहिस्ता हो गई, और भेड़ें पालने के लिए किसानों को बेदखल किया गया। लेकिन जो गंदुम है और बाकी जरूरत की अशिया हैं वो फिर बाल्टक रियासतों से या मशरकी यूरोप से की जाती थी। तो यहाँ पर जागीरदारी जब टूट रही थी, तो मशरकी यूरोप में जागीरदारी जो है मजबूत हो रही थी, क्योंकि तमाम खुराक जो है वो मशरकी यूरोप प्रोवाइड करना शुरू हो गया था। तो मशरकी यूरोप में जागीरदारी बढ़ जाती है, मगरबी यूरोप में गांव खत्म हो गए, शहर बनने लगे, फकीर और गरीबों की तादाद बढ़ गई, क्योंकि देहातों से उन्होंने उनको निकाल दिया और संतों की तरफ लेके आ गए। ये जो आवारा और कम उजरत पर काम करने वाले फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, इनमें बहुत सी गरीब औरतें भी होती थी। ये औरतें डांसर और तोफाइफ के तौर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। ये औरतें मेलों और दूसरी जगहों पर फौजियों को खिदमत देती थीं, ये खंदक भी खोदती थीं और जख्मियों की देखभाल भी करती थी। 14वीं सदी के 14वीं सदी तक जो प्रोस्टिट्यूशन को बुरा भी नहीं समझा जाता था, ठीक है, आखिर आखिर तक मगर 14वीं सदी के आखिर तक जो स्टैच्यूट ऑफ मेरा रूल मीरान रूल स्टैच्यूट्स ऑफ मेरान रूल लाए गए, जिसके मुताबिक तवाइफों को मेलों से और इज्जतदार खवातीन को मेलों में सिर्फ कहा जाता था, और बकायदा कहा जाने लगा इस दौर से कि ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये डिसेंट खवातीन यानी शरीफ खवातीन से, जो खानदानी खवातीन है उनसे अलग रहे। तो अब ये यहाँ पर आकर पहले औरतों को लाया गया शहरों के अंदर, पहले उनको यानी गुर्बत में धकेला गया, और उसके बाद एक और अमल शुरू हो जाता है जिसको हम विच हंटिंग कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि ये 12वीं से 17वीं सदी तक यूरोप में रहा। खवातीन ने अपनी माशी आजादी और जिनसी आजादी छोड़ने पर तैयार नहीं थी, उनको लेके आ गए थे आप शहरों में, और वो आजाद हो गई थी, ठीक है। लिहाजा इनको बाकायदा अपनी आजादी को, जब इनकी आजादी को दोबारा दबा कर घरों में महदूद करने की कोशिश हुई, और क्यों महदूद करने की कोशिश हुई, जिसको हम हाउस वाइफाइजेशन कहते हैं, इस अमल को हम बड़ी तफसील के साथ इस मजमून के अंदर देखेंगे कि फिर इन खवातीन को ना चर्च से लड़ना पड़ा। अब ये आ गई हैं, ये आजाद हो गई हैं, शहरों में अंदर हैं, गरीब हैं, डांसर हैं, और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करती हैं, लेकिन अब इनको दोबारा से घरों में महदूद करने का अमल शुरू हुआ। तो खवातीन ने इस अपनी माशी और जिनसी आजादी के दिफा के लिए चर्च, रियासत और सरमाए से लड़ाई करनी शुरू की। तो बाकायदा फिरके बनने शुरू हो गए। ब्रेदन ऑफ द फ्री स्पिरिट इसी तरह का एक जिसे कहना चाहिए फिरका था, ठीक है। विच हंट, बुनियादी तौर पर विच हंट से मुराद है कि औरत के अंदर चुड़ैल आ जाती है या एक बुरी रूह दाखिल हो जाती है। तो किसी मर्द में भी हो सकती है, लेकिन इसका ज्यादातर शिकार औरतें होती थी। तो विच हंट क्या है कि पुराने दौर की ये रस्म थी जिसके खिलाफ रोशन ख्याली को लड़ना पड़ा। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि इस मजमून ने इस मिथ को तोड़ दिया, और इसने एक और वजाहत दी है। एक वजाहत ये है कि औरतें, ये हुआ कि हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि जैसे रोशन ख्याली ने विच हंटिंग को खत्म किया, ये चर्च करता था और एक बुरी रस्म थी यूरोप के अंदर। ये मुसन्निफ के ख्याल के मुताबिक ये इसकी एक ये वजाहत भी है कि औरतें आजाद हुई तो उनको सरमायादारी ने मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल करने की कोशिश की, खवातीन ने इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की। तो अब सवाल ये मुसन्निफ उठाती है कि ये औरतें कौन थी। उसके मुताबिक ये एक फिरका था जो गरीब औरतों की बराबरी की बात करता था। जब ये औरतें बुनियादी तौर पर एक फिरके की शक्ल में, क्योंकि इनको दबाने की कोशिश हो रही थी, तो लिहाजा इनको कहा जाता था तुम इस तरह की बातें इसलिए करी कि तुम में चिड़ेल आ गई है। जब ये इससे इनकार कर देती थी तो फिर इनको बाकायदा सजा दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। और ये जो है बहुत हद तक ये जो रस्म है फिर इन बे इंतहा हद तक जो है यूरोप में पॉपुलर हो जाती है। मुसन्निफ हमारी जो है वो इस तशद्दुद और औरतों इस अमल को तशद्दुद और औरतों के जिस्म को तोड़ना और ताबेदार करने का अमल कहती है, यानी सबऑर्डिनेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द फीमेल बॉडी, टॉर्चर के जरिए। जिस तरह मदर अर्थ पर ये जो मॉडर्निटी
या जदीदियत करने की कोशिश करती है। यानी ये जो अमल है उस मुसन्निफ के बकौल, ये जो अमल है ये औरतों और नौकरानियों पर तशद्दुद की कहानियां है। विच हंट जो है वो विच क्राफ्ट, इसको फिर बकायदा एक क्राफ्ट का नाम दिया गया कि यानी एक आर्ट था कि लोग आते थे और वकील बुनियादी तौर पर और पादरी ये जो उसमें से जो है चुड़ैल निकालने की कोशिश करते थे या विच हंटिंग, तो ये क्राफ्ट था। ये यूरोप में जो विच क्राफ्ट है ये यूरोप में 1550 से 1730 तक रहा, जारी रहा। यानी ये 300 साल तक औरतों के ऊपर ये तशद्दुद जारी रहा। इस दौरान तकरीबन 50,000 मर्द और औरतों पर तशद्दुद किया गया। बाज जगहों पर खवातीन की तादाद 80% थी, यानी वो लोग जिनको बाकायदा जिंदा जलाया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, जिनकी बाकायदा ये अमल जो है इसमें जिस्म के हिस्सों को तोड़ा जाता था। फिर औरत कहती थी नहीं मैं चुड़ैल नहीं हूं, फिर उसको और तशद्दुद किया जाता, उसके हाथ तोड़ दिए जाते थे, उसकी जिस्म के एक एक हिस्से को तशद्दुद किया जाता था ताकि वो मान जाए या वो ना माने। लेकिन ये बड़ी ही बहादुर खवातीन थी और ये इसके खिलाफ लड़ती थी। तो बाहर जगहों पर जो है 80% ऐसी खवातीन होती थी, और लेकिन ये खवातीन ज्यादातर खेत मजदूरों की बीवियां होती थी। कभी कभार किसी अमीर की बीवी को भी सजा मिलती थी। बहुत सारे मुसन्निफीन के मुताबिक इस अमल की माशी वजूहात थी, इसकी कोई अखलाकी वजूहात नहीं। तो नौकरानियों को विच हंट के जरिए, यानी वो जो खेत मजदूरों की बीवियां होती थी वो शहरों में आ जाती हैं और छोटे छोटे नौकरानियों वाले काम करती थी। तो विच हंट के जरिए नौकरानियों को जलाना जदीद दौर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तशद्दुद और उसके खिलाफ औरत के जिस्म की मजाहमत को इन ट्रायल्स में जांचा जाता था। बाकायदा ये पूरा साइंसी अमल था। गोया औरतों के जिस्मों पर मर्द की हुक्मरानी की ये अमल इंतहा था। और इसमें खास तौर पर यह बात मुसन्निफा कहती है कि चर्च और रियासत दोनों इस जुर्म में हिस्सा डालते थे। चर्च जो है इखलाकी इल्जाम लगाता था कि इस औरत के अंदर चुड़ैल है इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रही है, और जो सेकुलर निजाम होता था रियासत का वो उस औरत पर तशद्दुद करता था। अब मुसन्निफ के मुताबिक विच हंट के ट्रायल्स और जदीद अकल पसंद समाज के उभरने के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मॉडर्निटी या जदीद सरमायादारी है जिसे हम जदीद फिदरसरी निज़ाम कहते हैं, ये सारी इल्जाम जो है डाल देता है ये कोई पुराने समाज की याद का। मुसन्निफा यहाँ पर ये बड़े ही वसूख के साथ कह रही है कि आप देखें ये जदीद अकल पसंदी जब बढ़ रही थी उसी वक्त औरतों पर इस तरह के तशद्दुद का आगाज हुआ। तो बुनियादी तौर पर इसीलिए जो सिविलाइजेशन है वो औरतों को, नेचर को भी दबा रही थी, वो औरत को भी दबा रही थी, वो कॉलोनियों को भी दबा रही थी। और इस सिविलाइजेशन के जो तहजीब के जो लंबरदार थे वो यूरोपियन थे। तो लिहाजा इसके दरमियान एक डायरेक्ट ताल्लुक बनाती है। और ये बात गलत कहती और मुसन्निफा कहती है कि ये बात गलत है कि विच हंट का ताल्लुक पुराने कोट अनकोट तारीख दौर यानी डार्क एजिस से है। अच्छा, वो मिसालें देना शुरू करती है। अब आप दोस्तों ने ये फलसफी पढ़े होंगे और आप हैरान हो जाएंगे, जिनको हमारे लिबरल्स जो हैं या लिबरल साइंस पसंद जो हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं, उनमें एक बड़ा अहम नाम जेन बोदेन का है। जेन बोदेन जो है वो ताजराना सरमाए के दौर का यानी मर्कंटलिज्म का एक अहम मुफक्कर है। ये फ्रांसीसी मुफक्कर है। ये जदीदियत और अकल पसंदी का शदीद हामी था। उसका ख्याल था कि ज़रूरी बहरान के बाद रियासत को सख्त माशी पॉलिसियां अपनानी चाहिए। इसके लिए उन लोगों को मजदूरों की जरूरत थी, लिहाजा औरतें हमल जाया करती हैं और उनको सख्त सजा दी जाए। इस हवाले से मिडवाइव्स और गरीब औरतें बच्चा की पैदा किए बगैर अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम करती हैं तो उनको सजा दी जाए। जेन बोदिन जो है वो फ्रांसीसी हुकूमत का विच हंट के लिए इंचार्ज था। इसका विच हंट के तशद्दुद के हवाले से पैम्फलेट सबसे अहम माना जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये लोग बाकायदा एक पैम्फलेट लिखते थे कि किसी औरत में से, किसी मर्द में से और खास तौर पर औरत में से चुड़ैल को निकाला कैसे जाता है, उसमें जो बुरी रूह चली गई है उसमें निकाला कैसे जाता है। वो कहता था कि हर 50 हर 50 ट्रायल्स अगर आप विच हंटिंग के करते हैं तो उसमें कम से कम 49 जो हैं औरतें होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारी मुसन्निफ एक और रोशन ख्याली के बड़े अहम मुफक्कर की तरफ जाती है, फ्रांसिस बेकन। आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये भी इस किस्म के ट्रायल्स का हामी था। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। साथ ही मुसन्निफा कहती है कि कानून के शोबे का कायम होना अभी विच हंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है।
विच ट्रायल्स ने वकीलों को खूब पैसे दिए। गोया चर्च, रियासत और वकील और जागीरदार इकट्ठे थे। कैनन लॉ जिसे हम कहते हैं, कैनन लॉ के मुताबिक विच की जो जायदाद थी वो जब्त कर ली जाती थी। लिहाजा इस तरह एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी वजूद में आ जाती है, विच हंटिंग की पॉलिटिकल इकोनॉमी वजूद में आ जाती है। यानी 50% जायदाद जो है विच, जो जिस औरत पर तशद्दुद होता था उससे 50% जायदाद रियासत ले लेती थी, बाकी वकीलों या पादरियों के हत्थे चढ़ जाती थी। अमीर लोग जो होते थे उन बाज़ अमीर लोगों को भी ये फंसा देते थे वकील या पादरी, तो उनसे फिर भारी फीसें वो बेचारे अदा करके जान छुड़ाते थे। इसीलिए सजा पाने वाली ज्यादातर गरीब औरतें ही होती थी। तो घर विच हंट की औरतों की दौलत को रियासत के कब्जे में लेने के खिलाफ एक कानून भी आने की कोशिश हुई, लेकिन उसको बहुत ज्यादा वकला और जजों ने उसकी मजाहमत की और उस कानून को पास नहीं होने दिया। आग में जलने वाली विच औरतों की जायदाद को जब्त करने से बहुत से लोग दौलत बना रहे थे। मसलन अब शायद इसका तरीकाकार आप देखें कि रियासत के नुमाइंदे देहातों में चक्कर लगाते थे और लोगों को पाक साफ रखने का एक चंदा इकट्ठा करते थे कि हम बुरी रूहों को आपसे दूर रखेंगे। ठीक है, गरीब लोगों को बताते थे कि उनकी हालत जार के जिम्मेदार चुड़ैलें हैं। जो लोग तामन नहीं करते थे उनको चुड़ैलों का साथी और हमदर्द समझा जाता था। मौर्रिखीन के ख्याल के मुताबिक ये जो मुआशी फवायद हैं ये विच हंट के फैलने का असल सबब है। बिलाखिर कोई फ्रेडरिक वॉन सिपी ने इस फजूल रस्म के खिलाफ 1633 में किताब लिखी। उसके मुताबिक वकला जानबूझकर विच को जलाते थे ताकि साबित करें कि उनका काम बड़ा जिम्मेदाराना है। उनको चुड़ैलों की जरूरत होती थी ताकि उनकी जॉब को जरूरी समझा जाए। वो बादशाह की तरफ से हर चुड़ैल को ट्रायल और जलाने की फीस वसूल करना चाहते थे। बकौल कार्नीलियस लाउस कोट, विच ट्रायल्स वो कीमियाई अमल था जो इंसानी खून से सोना बनाता था, अनकोट। हम कह सकते हैं कि ये खवातीन का खून था। तो मुसन्निफ बुनियादी तौर पर यह साबित करने की कोशिश करती है कि सिर्फ कॉलोनियों पर कब्जे से ही यूरोप में इब्तदाई सरमाया इकट्ठा नहीं हुआ, जिसे हम प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन या इब्तदाई इज्तिमाई ज़र कहते हैं, बल्कि वो कहती है कि विच ट्रायल और औरतों पर जुल्म करके भी सरमाया इकट्ठा किया जा रहा था। तो अब सवाल है कि क्या विच हंट ही सरमाया इकट्ठा करने का जरिया था? नहीं, वो कहती है कि वो तरीका तहकीक भी था, सिर्फ पैसा नहीं इससे इकट्ठा हो रहा था। मदर अर्थ से जदीद साइंस के राज उगलवाए जाते थे। जदीद साइंस में आपको पता है इंडक्टिव मेथड लगाया जाता है, और मैंने आगे जिक्र किया कि फ्रांसिस बेकन उसका बाकायदा एक बड़ा अहम मुफक्किर है। बाकायदा वो ये जो विच हंटिंग की टेक्निक इस्तेमाल होती थी औरतों से राज उगलवाने की, वो उसको एक साइंटिफिक मेथड कहता है। वो इस साइंटिफिक मेथड को जमीन से राज उगलवाने का अमल कहता है। बाकायदा वो विच हंटिंग की मिसालें, यानी औरत पर तशद्दुद करके उससे जो राज उगलवाने का अमल है उसको बिल्कुल साइंसी अमल की तरह बताता है, और बताता है इसी तरीके से हमें जो मदर अर्थ है उस पर भी साइंसी तजर्बे करके उससे राज उगलवाने। वो फितरत को औरत यानी मुसन्निफ कहता है, फीमेल लेता है, और जदीद साइंस को इंसानी जिस्म और फितरत पर तमाम बंदिशों को तोड़ने का कहता है। वो कहता है कि राज रुके हुए हैं, जैसे औरत के अंदर जात रुका हुआ है, बदरू रुकी हुई है। लिहाजा वह जिस तरह उस पर तशद्दुद करके और तहकीक करके उसमें से निकालते हैं, इसी तरीके से आपको जो है साइंसी राज भी निकालने हैं, नेचर की बंदिशों को तोड़ना है। वो बंदिशें जो पुराने जमाने यानी मिडिवल सोसाइटी ने इंसान पर, औरत पर और फितरत के हवाले से लगा रखी थी। मिसाल वो देता है। तो लगा रखी है। अब इसमें आप देखें कि मिसाल इसकी है जैसे रेड इंडियन जमीन और फितरत को पूछते थे, उसकी हिफाजत करते थे। अब देखें ये बड़ा डिफरेंट है। अब फ्रांसिस बेकन तक आने तक, यानी जदीदियत के आने तक, या ये जो नाम निहाद तहजीब है इसके आने से पहले, जो रेड इंडियन होते थे वो क्या करते थे, वो फितरत के साथ रहते थे, वो फितरत को पूजते थे। कभी वो दरिया को पूजते थे, सूरज को पूजते थे, दरख्तों को पूजते थे, तो वो उसका ख्याल रखते थे। यहाँ पर फितरत उस पर कब्जा नहीं करता था पुराना इंसान, लेकिन जो जो जदीद इंसान है ये फितरत पर कब्जा करना चाहता है, तो कंकर द नेचर। तो दोस्तों ये बड़ी अहम बात है। अगर आप आज अपनी पुरानी तरक्की पसंदी की किताबें देखें, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, उसमें भी यही है कि इंसान का इर्तिका और इंसान आगे बढ़ा और उसने फितरत पर कब्जा किया। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि किस तरह
नौबादियतों पर कब्जे, औरतों पर कब्जे से जुड़ी हुई हैं और फितरत के इस्तेसाल से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा जो फ्रांसिस बेकन है वो विच ट्रायल के तशद्दुद और अदालत में उससे पूछ गुछ को फितरत की तहकीक के मुमासिल कराते थे। यानी बेकन के नजदीक फितरत को लौंडी बनाओ, उस पर पाबंदियां लगाओ, उसका ऑपरेशन करो जिस तरह औरत के रहम का ऑपरेशन किया जाता है। बेकन का साइंसी तरीकाकार आपको पता होगा, आज भी जदीद साइंस की बुनियाद है, जो इल्म को मादी ताकत से मिलाता है। जंग के गन पाउडर के साथ साथ, अच्छा अब ये अमल जो है ये भी तजाद से भरा हुआ है। एक तरफ जंग का गन पाउडर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जंग से औरत और फितरत पर काबू पाओ। तो नए साइंस, अब आप देखें कि जदीद साइंस, पिदरसरी गलबे, तिजारत और प्रोटेस्टेंट चर्च को फायदा हुआ। नई साइंस से पिदरसरी गलबे, ताजरों और प्रोटेस्टेंट चर्च को फायदा हुआ। औरतों को सेक्सुअलिटी और औरतों की जो सेक्सुअलिटी थी और उनकी जो रिप्रोडक्टिव सलाई थी उनको तबाह कर दिया गया। औरतों को महज और ज्यादा मजदूर पैदा करने पर लगा दिया गया। रियासत, सरमायादार इस पूरे और चर्च इस पूरे अमल में इकट्ठे थे। कमजोर जो विक्टोरियन औरत थी 19वीं सदी की और फितरत, दोनों को दबा दिया गया, उस पर जबर करके उससे औरत वाली फितरत छीन ली गई। तो अगले मरहले में हमारी मुसन्निफ जो है वो कॉलोनाइजेशन और जो प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन है कैपिटल की, यानी इब्तदाई तौर पर जो सरमाया यूरोप में इकट्ठा हुआ था, उसको जोड़ती है। वो कहती है कि आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने अभी बताया है कि इब्तदाई तौर पर सरमाया जो है वो यूरोप में लूट मार और कजाकी के जरिए इकट्ठा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जब सरमाया इकट्ठा हो गया तो फिर वो सनती इनकलाब के बाद जो है वो सरमाया जो है आगे बढ़ता है। तो सरमाया का इकट्ठा होना, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन यानी इब्तदाई सरमाया का इकट्ठा होना, एक और अमल है। और इर्तकाज जो है सरमाया का, यानी तेजी से साथ बढ़ना मशीनों के जरिए, वो एक दूसरा अमल है। लिहाजा सरमाया जो है 16वीं और 17वीं सदी में नौबादियों से लूट मार के जरिए इकट्ठा गया। ये सरमाया जो है ये दयानतदाराना तिजारत से नहीं बल्कि कजाकी से इकट्ठा किया गया था। लिहाजा अब वो अब आप देखें विच हंटिंग के किस तरीके से औरत को यूरोप ने इस दौरान खुद अपने ही मुल्क में कॉलोनाइज्ड किया। साथ ही अब जो हमारी मुसन्निफ है वो आगे बढ़ती है और कॉलोनाइजेशन की तरफ जाती है कि किस तरह कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर के ताल्लुक को भी वो तशद्दुद और जंग का अमल बताती है। तो वो कहती है कि 1550 तक यूरोप में सरमाए की कमी थी। पुर्तगाल, स्पेन, इटली और हॉलैंड बकायदा सफर पर कजाकी और तजारत के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इकट्ठे करते थे। ये मेरी किताब जो है मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया। ठीक है, तो पहले तो मुख्तलिफ मुल्कों में कंपनियां बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी डच की भी होती थी, फ्रांसीसी भी होती थी, इंग्लैंड की भी होती। तो ये सारे बाकायदा बादशाह भी और शहजादे भी ये बाकायदा, और वहां के सरमायादार बाकायदा पैसा इकट्ठा करते थे स्टॉक एक्सचेंज की तरह और कज़ाकों को भेजते थे तिजारत के लिए। वो तिजारत नहीं करते थे, वो उन्होंने वहां जाके लूट मार करके आना। तो मुसन्निफ के मुताबिक इस सारे नौबादियाती लूट मार में किसी मईशत दान या तारीख दान ने औरत पर मजालिम का जिक्र नहीं किया। मगर हम फर्ज कर सकते हैं कि औरतें भी इस जुल्म का शिकार थी। तो आज के फेमिनिस्ट मुसन्निफीन बताते हैं कि ये कैसे हुआ। मसलन करेबियन मुसन्निफीन रोडा रेडो हाँ रेडॉक रोडा रेडॉक बताती है कि किस तरह यूरोपी काबिज मर्द जो हैं अपनी औरतों की निस्बत नौबादियतों की औरतों से बिल्कुल उलट सलूक करते थे। अब ये बड़ा दिलचस्प अमल है कि एक तरफ इस सारे तशद्दुद के बाद जो यूरोप का मर्द है वो अपनी औरत को फैमिली की तरफ लेके जाता है और कॉलोनियों के अंदर जिस तरह का भी फैमिली का निजाम है उसको तबाह करते हैं। लेकिन वो फैमिली का निजाम जदीद पिदरसरी निजाम जैसा नहीं है, जैसे हाउस वाइजेशन कहते हैं। हमारा निजाम अपने एक तरीके से चल रहा था। तो वो बाकायदा उस कबायली और खानदानी निजाम को तबाह किया गया, यानी फैमिली सिस्टम को तबाह किया गया। तो वो करते क्या थे यूरोपियन कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनसे शादी और बच्चे नहीं पैदा करते थे, वो महज सस्ती गुलाम औरतें होती थी। इसके बरक्स इन लोगों की अपनी औरतें, यानी गोरों की जो अपनी औरतें थी, वो पाक साफ औरतें थी। वो दूसरे से ताल्लुक नहीं बनाती थी ताकि जायदाद के खालिस वारिस पैदा हो। मुसन्निफ के मुताबिक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले इन यूरोपी मर्दों ने अपने मुल्कों में
औरत को विच हंटिंग के जरिए महजब किया था। जब देखें, बाकायदा उसको उसको दबाया, तशद्दुद करके उसको महजब, जिसे हम कोट अनकोट यानी कह लें, महजब किया था। नौबादियाती की औरतें, उनके अपने मुल्कों की गरीब औरतें, वैशी औरतें थी। अब देखें ना, हमारी औरतों को वो वैशी औरतें या सैवेजेस समझते थे। लिहाजा उनकी मजाहमत से, अच्छा, अब जिस तरह वहां औरत की मजाहमत को तोड़ा गया, इसी तरह हमारे समाज की औरतें जो थी, इन कॉलोनाइजर्स के जरिए, जो व्हाइट मैन होते थे, सफेद फार्म इंसान होता था, उसके लिए ये भी एक वैशी औरतें थी। इनकी मजाहमत को भी उसने तोड़ना था। अब इसकी तफसील हमारी मुसन्नफ बताती है। अच्छा, अब इस अमल को कैसे किया जाता है कि औरतें, अब मुसन्निफ कहता है कि औरतों, हमारी यानी नौबादियात की औरतें और नौबादियाती मुनाफे का हिसाब किताब का ताल्लुक बाकायदा, यानी दूसरे अल्फाज में हम लोग नहीं थे, हम एक हिसाब किताब की मशीन थे उनके लिए। तो मुसन्निफ के मुताबिक गुलाम औरतों के बच्चे यानी मजदूर पैदा करने का इन्हिसार गुलामों की जरूरत और उनके पालने के फवायद के अदाद शुमार के हवाले से होता। मसलन, अब सवाल ये था कि क्या ये ईसाई अखलाकियात के तहत किया जा रहा था कि औरत को हमल जाया करने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये बकौल मुसन्निफ गुलामों की जरूरत के तनाजुर में ये अमल देखा जाता था। अब वो बाकायदा हमारी मुसन्निफ जो है, वो हर दौर में जो मुख्तलिफ पॉलिसी औरतों की बच्चे पैदा, गुलाम औरतों की या हमारी कॉलोनियों में बच्चे पैदा करने की जो पॉलिसी होती थी, वो सरमाए की पॉलिसी के साथ जोड़ के दिखाती है। मसलन वो बताती है कि 1555 से 1700 तक के शुरू तक, ठीक है, यानी 18वीं सदी के शुरू तक गुलाम कम थे। प्लांटेशन यानी जो ये जाके नौबादियों में, लैटिन अमेरिका वगैरह में बड़े बड़े इलाकों में पैदावार करते थे, शुगर प्लांटेशन करते थे, मुख्तलिफ किस्म की प्लांटेशन करते थे, वहां पर गुलामों से मजदूरी करवाते थे। तो पहले वो छोटे छोटे होते थे, लिहाजा किसानों को ही रिप्रोडक्शन के असूल के तहत बच्चे पैदा करने का फलसफा दिया जाता था। लेकिन दूसरा दौर जब आया, जिसे शुगर प्लांटेशन का दौर कहते हैं, यानी 1760 से 1800 तक का दौर, इस दौरान गुलामों को, गुलामों की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बड़ी बड़ी अब सनत भी बढ़ती जा रही थी, यानी डिमांड बढ़ती जा रही थी, जो यूरोपियन जो जाके लातीनी अमेरिका में पैदा करते थे या अफ्रीका में पैदा करते थे। अब इस दौरान गुलामों की ज्यादा जरूरत थी और उनको वाफर मिकदार में अफ्रीका से पकड़ कर लाया जाता। लिहाजा देखा गया, अब इन्होंने क्या देखा कि गुलाम को, बच्चे को पालने की कीमत क्या है और नए गुलाम की क्या कीमत है। तो तकरीबन 1800 तक, यानी 19वीं सदी के शुरू तक, ठीक है सर, क्या था कि बड़े आराम से अफ्रीका से गुलामों को पकड़ा जाता, आराम से ये कब्जे थे और गुलामों की सप्लाई बहुत ज्यादा थी। तो वो उन्होंने देखा कि हम अगर गुलाम औरतें बच्चा पैदा करें, ठीक है, तो वो हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि बच्चे को पालना, बच्चे को पैदा करना, फिर वो कितने अरसे पहले वो प्रेग्नेंट होके काम नहीं करी, उनको अफ्रीका से पकड़ कर लाया जाता रहा। लिहाजा देखा ये गया कि एक गुलाम के बच्चे को पालने की कीमत क्या है और नए गुलाम की कीमत क्या है। नया गुलाम सस्ता था, लिहाजा गुलाम औरतों की बच्चे पैदा करने की हौसला शिकनी की गई। हामला औरतों को लान तान किया गया, उनको जिनसी ताल्लुकात बनाने से भी मना किया गया। लेकिन जब 1800 से ऊपर का दौर शुरू होता है, यानी 19वीं सदी शुरू होती है, 1801 1802, उसमें यह हुआ कि गुलामों की तादाद अब कम हो गई थी, यानी उनको पकड़कर अफ्रीका से लाना तकरीबन नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब अफ्रीका हो गई हुई थी। लिहाजा 18, जी, लिहाजा 1850 तक जो था, एक तरह से जो औरतें जो थी, ये बर्थ स्ट्राइक पर चली गई, ये बच्चे पैदा नहीं करती थी। वो जहरीली जड़ी बूटियां खा लेती थी, उन्हें आज़ादी पसंद थी, उनको अपनी मर्जी थी, वो इस तरह के माश, इन्होंने इस तरीके से उनको रखा हुआ था उन प्लांटेशंस पर। तो बाकायदा फिर उनके दिमाग में एक फलसफा भी डाला किया गया था कि मेरी जिंदगी तो सिर्फ अपने आका की खिदमत करना है, और ये आपको पता होगा
दूसरा अमल ये होता है कि गुलाम तैयार नहीं है तो पकड़कर उन औरतों को के एक फार्म्स बनाए गए, यानी जिसको हम कहते हैं कि करेबियन में और क्यूबा में और गुलामों के स्टड फार्म्स बना दिए गए, यानी अफजाइश नस्ल के फार्म जो है वो बना दिए गए। तो अब हमारी मुसन्नफ के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 100 साल तक करेबियन की गुलाम खवातीन को ना तो बीवियां बनने की इजाजत हुई और ना ही माएं बनने की इजाजत। तो याद रखें कि ये वो दौर है जब यूरोप की औरतों को घरेलू बनाया जा रहा है। ये बहुत अहम नुक्ता है अब जिसकी तरफ हमारी मुसन्नफ आ जाती है। वो कहती है कि बुनियादी तौर पर जहां इस 100 साल के दौरान जो जो तकरीबन 18वीं सदी और 19वीं सदी के शुरू तक जो पूरे 100 साल थे, वो कहती है इस दौरान जिस तरह कॉलोनी की औरतों को या जो गुलाम नौबादियां थी उनकी औरतों को ममता से महरूम किया गया, खानदान से महरूम किया गया, इसके बिल्कुल बरअक्स औरतों को, जो यूरोप की औरतों को घरेलू बनाया जा रहा था, उन्हें नजरियाती तौर पर ममता को फितरी दिखाया जा रहा था, यानी ऐसे फलसफे दिए जा रहे थे। यानी एक औरत की जो है में हम औरतें हैं उनको लेबर फोर्स के तौर पर रखा जा रहा है, और दूसरी किस्म की औरत को जो कि यूरोप की औरत है उसको प्रोडक्शन से दूर रखा जा रहा है, और यूरोपीय औरत को सिर्फ रिप्रोडक्शन दी जा रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जो जो है सफेद आका वो पैदा करो। 19वीं सदी में जो मजदूरों की जरूरत के लिए गुलाम औरतें थीं उनको खानदान बनाने और बच्चे पैदा करने, यानी न्यूक्लियर का दर्स दिया जाने लगा, यानी इनफरादी खानदान का दर्स दिया जाने लगा। मगर गुलाम औरतें और मर्द इसमें कोई फायदा ना देखते थे, लिहाजा उन्होंने शादी की मुखालफत की। गोया गुलाम इंसानों को एक तवील अरसे यूरोपी लोगों ने इंसानियत और असाइयत से बाहर रखा, क्योंकि वे चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक कोई ईसाई गुलाम नहीं हो सकता था। तो 1780 में जब नए गुलामों के कवानीन यानी स्लेव कोड्स आए और उन्होंने गुलाम पैदा करने के लिए शादी पर जोर दिया, तो गुलाम इसको जो समझते थे कि ये ऊपर के तबके के इदारे हैं, यानी शादी पर वो हंसने लग जाते थे। गुलाम गुलाम लोग कॉमन लॉ की यूनियन को मानते थे, यानी सिर्फ दो चीजें अलग थी। वो एक मर्द के साथ तब तक रहना चाहती थी जब तक वो खुश है, मर्द भी एक से ज्यादा औरतों के साथ रहना चाहते थे। तो यूरोपी सरमायादार ज़रात वाले, यानी जो प्लांटर्स हैं, और या आप कह लें पादरी, और यूरोप का मिडिल क्लास वाला मर्द जो है, सॉरी, जो यूरोप के जो प्लांटर्स हैं जो कि कॉलोनियों के ऊपर गुलामों को इस्तेमाल करते थे, वो यूरोप का जो मिडिल क्लास वाला औरत और मर्द का रिश्ता था ना, यानी एक शादी और कानूनी बच्चों का कोट काबू नहीं। अच्छा, वो अब इस पर बाकायदा फलसफे देना शुरू होते हैं। तो जो एक चर्च का मौरख है, यानी चर्च हिस्टोरियन है, कार्डिकोट, वो कहता है कि चूंकि नीग्रो जो है अपनी जिन्स की ख्वाहिश को काबू नहीं रख सकते, लिहाजा ये मुहज्जब होने की मुजाहमत करते हैं। वो इन लोगों को औरतों और मर्दों की बराबरी, वो जो इन लोगों में औरतों और मर्दों की बराबरी थी ना गुलामों में, उसको बुरी निगाह से देखता है। बाकायदा मर्द और औरत की जो बराबरी को आप देखें, अब ये दिखाने की मुसन्निफा ये कोशिश कर रही है कि औरत और मर्द की बराबरी को तो यूरोप ने तोड़ा, यानी औरत को बाकायदा ले जाकर उसको रिप्रोडक्शन पर लगा दिया सिर्फ। तो ये कहता, और जबकि गुलामों में ये बराबरी होती थी, आपने देखा होगा आज भी अगर आप जाएं तो देहातों में जो बहुत ही गरीब खेत मजदूर हैं उनमें बराबरी है, वो एक तरह का काम कर रहे होते। तो वो जो या लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में आप देखेंगे कि औरत उतनी कमजोर हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो मिडिल क्लास औरत है वो हमें कमजोर नजर आती। तो वो ये बता, तो बाकायदा ये जो हिस्टोरियन है ये कह रहा है कि ये जो चीज समझता है इसको, तो उम्मा जो है तहजीब के मिशन का कॉलोनाइजर का नुक्ता, खास नुक्ता था। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलोनाइज्ड औरत की आजादी और खुद मुख्तारी जो अफ्रीकन औरतें तो उनकी मानना
तो वो समझिए हमारे सिविलाइजेशन मिशन के खिलाफ है। ठीक है, इस हवाले से को ना मानना। तो इस हवाले से एक अहम मौरख है फील्डिंग हॉल, जो कि किताब लिखता है अ पीपल एट स्कूल। वो बर्मा में तैनात था, और बर्मी खवातीन जो हैं वो बड़ी खुद मुख्तार होती थी, मर्दों और औरतों की बराबरी होती थी, वहां पुरसमाज समाज होता था, वो इसका नक्शा खींचता है। मगर फिर अपनी किताब के आखिर में वो कहता है कि हमको इस तहजीब को बचाने के बजाय, मिस्टर हॉल जो है वो कहता है कि यह तजवीज देता है कि हमें डालना है के लिए बर्मा के लोग को कॉलोनाइज करना होगा, और इनको पहली बात है लड़ना सिखाएं, इनको तरबियत दें ताकि ये जंगों में हमारे काम आए। इसी तरह इनकी औरतों की जो आजादी है उसको खत्म करके इनको मर्दों के हवाले करें, क्योंकि बराबरी उसके नजदीक पसमानदगी की अलामत है। याद रखें कि हाल वाजे तौर पर बताता है कि जो ये तहजीब है जिसमें औरतों की बरादरी है, जिसमें अमन है, ठीक है, वो कहता है कि ये हमसे तो 1000 साल पीछे। दूसरे अल्फाज में औरत औरत और मर्द की बराबरी उसके नजदीक इब्तदाई माशरों में होती है। ये हमारे माशरों में जो है वो कहता है कि ये हमने उस पर काबू पा लिया। तो मिस्टर हाल के बकौल जब इंसानी नस्ल का की इब्तदा थी तो मर्द और औरत में फर्क ना था, वो बराबर होते थे। औरतें हुनरमंद थी और बाजारों में चीजें फरोख्त करती थी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी उस जो मॉडर्न जिसे हम जदीद पिदरसरी समाज कहते हैं जिसका जिक्र अब चल रहा है, उससे पहले आपने देखा होगा यूरोप में भी खवातीन आजाद हो गई थी जब निकल कर आई, और वो छोटी छोटी सब्जियां फरोख्त करती थी और माशी इंसारी ले रही थी। फिर उनको विच हंटिंग के जरिए सबमिशन की तरफ ले जाया गया। तो वो कहता है कि अब चूंकि खवातीन के पास हम हॉल लिखता है कि अब चूंकि खवातीन के पास हमारे आने के बाद माशी खुद निसारी नहीं, लिहाजा इनको शादी के महजब रिश्ते में लाया जाए और तरक्की पसंद बनाया जाए। तो वो बर्मी औरतों के बारे में ये कह रहा है कि चूंकि इन खवातीन के पास हमारे आने के बाद अब माशी खुद इंसारी नहीं रही जो पहले होती थी बर्मी खवातीन, लिहाजा इनको शादी के महजब रिश्ते में लाया जाए और तरक्की पसंद बनाया जाए, उसको खानदान पर मुनहसर किया जाए, उसको रिटायर हो जाना चाहिए। क्योंकि उन कौमों ने हॉल के बकौल उन कौमों ने तरक्की की है जहां मर्द काम करते हैं, औरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा गुलाम औरतों को अमेरिका नहीं लाया गया कि वो महजब हो जाएं, कि वो महजब हो जाएं। अब ये देखें बहुत अहम नुक्ता हमारी मुसन्नफ बनाने जा रही है। वो कहती थी गुलाम औरतों को अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका इसलिए नहीं लाया गया था कि वो महजब हो जाएं, बल्कि उनको वैशी बनाने के लिए लाया गया। दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाह रही है कि इससे पहले जो हमारे गुलाम ये हमारे मुआशरे थे वो ज्यादा महजब थे, तो बुनियादी तौर पर हमारी जो तहजीब और हमारी इंसानियत को यूरोप ने छीना है। तो मगरबी अफ्रीका के बारे में भी फिर एक मुसन्निफ जॉर्ज ब्रूक है, वो लिखता है कि सेनेगाल की औरतें, बिलखसूस वोल्फ कबाइल की वोलोफ कबाइल की औरतें जो हैं कि खवातीन नौबादियाती निज़ाम से पहले बड़े ओहदों पर फायज थी। फ्रांसीसी और पुर्तगाली इन कबाइल की खवातीन पर इन्हिसार करते थे जो वो कारोबार के लिए आते थे। ठीक है, यूरोपीय मौरखों के मुताबिक ये खवातीन बेनतहा खूबसूरत और सलीका की हामिल थी, और यूरोपीय खवातीन इनके मुकाबले में कुछ ना थी। ये और यूरोपीय औरतें औरतों और मर्दों से ज्यादा साफ, ये यूरोपीय औरतों से और मर्दों से ज्यादा साफ होती थी सीनेगाल की औरतें, और दिन में 2 बार नहाया करती थी। ये वो मौरख लिख रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो फ्रांसीसी और पुर्तगेजी कॉलोनाइजर वहां पर आए, उन्होंने इनके साथ शादियां की, बच्चे पैदा किए और वहीं बस गए। लेकिन उसके बाद जब बरतानवी आए तो उसके बाद इन बरतानवी लोगों का रवैया अफ्रीकी औरतों की तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिससे यूरोपीय सब यूरोपियों का रवैया बदल गया। वो इन औरतों से शादी ना करते थे। यहां से बुनियादी तौर पर मुसन्निफा के बकौल नस्ल प्रस्ती का आगाज हुआ। अफ्रीका की औरत को तवाइफ बना दिया गया, अफ्रीकी औरतों को वहशी बताया जाने लगा। इसी के बारे में वाल्टर रोडनी, बहुत अहम ब्लैक राइटर है, लिखता है कि यूरोप ने अफ्रीका को गैर तरक्की याफ्ता यानी अंडर डेवलप किया। ये बड़ा अहम नुकता है। वाल्टर रोडनी बहुत बड़ा राइटर, मगर इस मजमून में जो दलील हमारी मुसन्नफ देना चाह रही है वो ये सारी और इज्जत। ठीक है, और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये अमल यूरोपीय औरत के बिल्कुल बरक्स था। यानी बताने की ये मुसन्निफ कोशिश कर रही है कि जहां हमारी औरत को बाकायदा
जो है उसको बेतौकीर किया गया, उसकी इज्जत को खत्म किया गया। उसी दौर में यूरोप जो है वो अपनी औरत को इज्जत दे रहा था, और किस तरीके से दे रहा था उसको हाउस वाइफाइजेशन ये कहती है, और आहिस्ता आहिस्ता मजमून उसकी तरफ जा रहा है। तो मुसन्निफा कहती है कि जब गुलाम औरतों को करेबियन में वैशी बनाया जा रहा था और बताया जा रहा था, तो यूरोप में औरतों को लेडीज कहा जा रहा था। ये मुनाफिकत थी। मगर इसकी वजह गुलाम औरत को प्रोडक्शन और यूरोपीय औरत को रिप्रोडक्शन में ले जाना था। पहली औरत वैशी और दूसरी मुहज्जब थी। इस तरह की पॉलिसियां डच कॉलोनाइजर ने भी अपनाना शुरू कर दी। मसलन एनी स्टॉलर ने 1922 में किताब लिखी है, उसके मुताबिक स्मार्टा में 20वीं सदी की पहली दहाई में शादीशुदा मजदूर महंगा पड़ने लग गया, लिहाजा औरतों को तवाइफ बनाना आसान था। मगर आधी से ज्यादा खवातीन जब बीमारियां का शिकार हो गई, तो तो उनका जो कंपनी को उनका इलाज करवाना पड़ा, लिहाजा फिर शादी को बढ़ावा देना ज्यादा सस्ता बन गया। और फिर ये अमल 1920-1930 के दरमियान में जारी रहा। ये बहुत ही करीबी तारीख है हमारी। जब महाजर खवातीन प्लांटेशंस पर काफी हो गई, तो मकामी खवातीन को हाउस वाइफाइजेशन यानी घरेलियों बनाने का अमल शुरू हुआ। ठीक है, मुस्तकिल मुलाजिम खवातीन महंगी हो गई थी, क्योंकि वो जची वगैरह की छुट्टियां और खर्च मांगती थी। लिहाजा औरतों को सख्त मेहनत नहीं करना चाहिए और उनको घरों में भेजा जाने लगा, और महज गैर रस्मी और आर्जी मेहनत के लिए बुलाया जाने लगा। औरतों को खेत कमजोर दिखाने का अमल उनकी तनख्वाह और माशी अमल से निकालने का अमल बन गया कि ये काम नहीं कर सकती, इनको बस थोड़े से पैसे दे दो और छोटा मोटा काम दे दो। इस तरह का अमल जो है वो ट्रिनिडाड में बरतानवी कर रहे थे, यानी औरतों को तनख्वाहदार नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो इसके बाद अब जो मुसन्निफ है अपने मुल्क जर्मनी की तरफ आती है, और यहां पर आती है। इस कहती है कि उन्होंने औरतों पर क्या असरात मुरतब किए। मगर इसके लिए वो मार्था मामोजरी की तहकीक पर इन्हिसार करती है, जो कि जर्मन नौबातियाती निज़ाम के उनकी अपनी खवातीन पर असरात को बताती है। जर्मनी आपको पता ही होगा कि दुनिया में कब्जे की दौड़ में बहुत देर से आया। तो जर्मनी कहीं जाके 1880 के करीब ये जो है ये अपनी इंडस्ट्रियल फेज में दाखिल हो जाता है, और ये कॉलोनियां ढूंढता है। इसी वजह से बाकायदा जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर जर्मनी अपना हिस्सा मांगता है, तो ये सारी बातें उस वक्त होती हैं। लेकिन जर्मनी बस ये 1880 से लेकर 1914 तक ही जो है अपना हिस्सा वसूल कर पाता है, और जर्मनी की इस रवैये की वजह से ही जो यूरोपीय ताकतें आपस में लड़ पड़ती हैं, और जिसको हम पहली जंग अजीम कहते हैं। तो 1884 से पहली आलमी जंग, तो जर्मनी का हदफ जो था अमेरिका था बिलखसूस, उसको बाकी दुनिया पर तो ऑलरेडी कॉलोनियों पर कब्जा हो चुका था। तो उसका जो जर्मन आए वो अकेले सिंगल थे। उन्होंने फ्रांसीसियों और पुर्तगीजियों की तरह मगरबी अफ्रीका की औरतों से जिनसी ताल्लुकात और शादी का रिश्ता कायम कर लिया। ये बच्चे यूरो अफ्रीकन थे, और उनका जर्मन माशी और सियासी जिंदगी में हिस्सा बनता था। जहरा उनके बच्चे थे। अब आप देखें, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ये 1884, 1900, 1908 और उसके दौरान ये बात चलेगी, बहुत करीबी तारीख है। तो बहस वहां शुरू हो गई जर्मनी में कि इनका क्या किया जाए। इन लोगों ने तो जर्मन मईशत में हिस्सा मांगना है, जर्मन शहरियत मांगनी है। तो लिहाजा एक तरफ कोट अनकोट नौबादियाती सवाल और मुकामी सवाल आ गया, जो कि मिक्स शादियों और हराम की औलाद की बात करने लग गया कि ये ऐसे बच्चे जो जर्मन वहां सिंगल मर्द गए हुए हैं और अफ्रीकी औरतों से शादी कर रहे हैं, जनूबी और साउथ अफ्रीका में, सॉरी मगरबी और साउथ अफ्रीका में, वो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो हरामी। और दूसरी तरफ इसकी भी जरूरत है कि जर्मन पैदावार की जाए, तसल्लुत किया जाए, और अफ्रीकी मजदूरों को सुधारा जाए। तो इसकी बातें भी होने लगी। तो इस तरीके से पूरा एक रेसिज्म का माहौल जो है वहां पर डेवलप होता है। तो गवर्नर फ्रेडरिक वॉन लन जो है वो इनको हराम की औलाद कहता है, और ये मिस और कहता है कि ये मिक्स शादियां बुरी बात है। इससे नस्लें जो हैं घुल मिल जाएंगी। सफेद अकलियत जो जनूबी अफ्रीका की कॉलोनी पर अपनी बर्तरी तब तक ही रख सकती है, अगर
वो अपनी नस्ल को खालिस रखे। 1905 में कानून के जरिए यूरोपीय मर्दों और अफ्रीकी औरतों के दरमियान शादी मना कर दी गई। 1908 में ऐसे लोग जो शहर में जो शहरियत के हकूक, हाँ, तो 1908 में, तो 1905 में क्या है, ऐसे कानून के जरिए ऐसी शादियों की ममानत हो गई जर्मनी में। 1908 में ऐसे लोगों की शहरियत के हकूक भी सलब कर लिए गए, बशमूल जो हराम के बच्चे उनके बकौल पैदा होते थे। अब आप ये बात नोट करें कि इस कानून का वाहिद मकसद सफेद फार्म लोगों की जायदाद को अपनी नस्ल तक महदूद करना था। देखें अब कि हाँ, एक इंफरादी सतह पर भी जायदाद को महफूज रखने के लिए और पूरे तरीके से ट्रांसफर करने के लिए न्यूक्लियर फैमिली या इंफरादी खानदान की बात होती है। इसी तरह एक नस्ल भी जो है दूसरी नस्ल में जायदाद को जाने नहीं देना चाह रही। तो अगर ये कानून ना बनाया जाता तो मिक्स नस्ल जो है वो शायद सफेद फार्म जर्मनों को अकलियत में बदल देती। अब यहाँ पर ये एक दिलचस्प अमर है कि इस कानून ने सफेद फार्म लोगों को काली अफ्रीकी औरतों से शादी से मना किया, मगर उनके डॉक्टरों ने खास नसीहत की कि आप इन औरतों को तवाइफ रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मैक्स बुचर के मुताबिक इससे नफसियाती तौर पर तन्हाई दूर होती है। और एक और डॉक्टर है कार्ल ओवेक्टर, वो बाकायदा काली अफ्रीकी औरतों से सफेद फार्म जर्मन मर्दों के जिनसी ताल्लुक को माने हमल रखने की नसीहत करता है और कहता है कि ये अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मिली जुली नस्ल पैदा होने का खतरा है। तो यूं मुसन्निफ हमारी बताती है कि यूरोपियों का मेयार दोहरा है और इससे वो नतीजे निकालना शुरू करती है। तो वो पहला नतीजा ये निकालती है कि यूरोपियों का मेयार दोहरा मेयार। एक तरफ वो शादी खानदान और सफेद मर्दों को बचाना चाहते हैं, यानी आका मर्द को। दूसरी तरफ वो अफ्रीकी खानदान को तबाह करना, औरतों और मर्दों को मेहनत करने वाले गैंग में बदलना चाहते हैं और औरतों को तवायफ बनाना उनके लिए जरूरी है। दूसरा नतीजा हमारी मुसन्नफ ये निकालती है कि ये शाइस्ता और महजब बुर्जुआ शादी और खानदान का उभरना अपनी वजह में मकामी आबादी के खानदान और कबाइल को रिश्ते को तबास, यानी इधर बुर्जुआ समाज का बनना, एक शादी के इंस्टीट्यूट का बनना यूरोप में, और दूसरी तरफ हमारे कबाइली और खानदानी निजाम को तबाह करना, यानी नौबादियात के कबाइली और खानदानी निजाम को तबाह करना आपस में जुड़ा हुआ है। और जर्मनी की तरक्की भी नौबादियातों के इस्तेसाल से जुड़ी हुई है। दूसरे अल्फाज में वो अपना नुक्ता मुस्तकिल तौर पर लेकर चल रही है। तो वो ये बताती है कि दलील इस सारी बात के लिए कि क्यों जो है इनको खानदान नहीं रखना चाहिए और यूरोपियों को खानदान रखना चाहिए, वो कहती है इसकी दलील ये दी गई कि मुकामी लोग दरअसल अभी इर्तिका के इब्तदाई मरहलों में और आगे चलकर सफेद लोगों की तरह बनेंगे, लिहाजा इन लोगों को कॉलोनाइज करने से हम इनको इर्तिका में मदद कर रहे हैं। और इसी अमल को आपने ये सुना होगा, इसी अमल को सफेद वाम लोगों का तहसीब सिखाने का मिशन, जिसे हम सिविलाइजेशन मिशन कहते हैं, या वाइट मैन्स बर्डन यानी सफेद फार्म इंसानों का बोझ कहा जाता है, यानी कॉलोनाइज करके और कॉलोनाइज करने और महजब करने का बोझ कहा जाता है। और ये फ्रीजा रब ने सफेद फार्म लोगों को सौंपा हुआ था। अब इस नजरिए के मुताबिक जो इस फरीजे के बरक्स अफ्रीकी औरतें या करीबियन औरतें अगर बच्चे पैदा नहीं करती तो वो तरक्की की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है। बहरहाल अमरीकी अफ्रीकी खवातीन ने प्लांटेशंस पर गुलाम बच्चे पैदा करने की पॉलिसी के खिलाफ बगावत कर दी। बिलखसूस हरीरो खवातीन, ये कबीला था, ने बर्थ स्ट्राइक कर दी, जिससे बाकायदा उन्होंने बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया, एक हड़ताल पर चली गई। तो लिहाजा 1892 से लेकर 1909 के दौरान इनकी आबादी, इस कबीले की कोई औरतें बच्चे पैदा करने से इनकार कर रही थी कि हम तो गुलाम पैदा करेंगे, क्यों करें हम गुलाम पैदा। तो लिहाजा इनकी आबादी जो है इन चंद सालों में 1892 से 1909 के दौरान 80,000 से घटकर इस कबीले की आबादी सिर्फ 20,000 रह गई। ये जर्मन किसानों के लिए मसला हो गया कि अब हम मजदूर कहां से लाएं, क्योंकि हमें तो मजदूरों की जरूरत है, गुलामों की जरूरत है। लिहाजा कहा गया कि मकामी खवातीन चूंकि तवील अरसे से प्रोस्टिट्यूशन की आदी हो गई थी और लिहाजा वो मामता भूल गई, लिहाजा उनको बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जाए और नाफरमानी की सूरत में सजा दी जाए।
तो कानून के बगैर ही बाज किसानों ने, जो कि जर्मन किसान थे, उन्होंने गुलाम जो हरीरो खवातीन थी उनको सजाएं देना शुरू कर दी। मुसन्निफ के मुताबिक इससे दो नतीजे निकलते हैं कि हरीरो खवातीन ही नहीं, अफ्रीकी गुलाम खवातीन चुपचाप अजियत नहीं सहती थी, बल्कि पैदावारी ताल्लुकात में मुजाहमत पैदा करती थी। जो नए पैदावारी ताल्लुकात गोरे अपनी मर्जी से बनाना चाहते थे, तमाम मुकामी लोग वैशी थे। लेकिन अच्छा, एक बहुत अहम नतीजा यहां पर मुसन्निफा ने निकालती है कि ठीक है, जो काले मर्द होते थे वो तो वैशी ही थे, लेकिन आप इस पूरी तारीखी कहानी में एक चीज देख रहे हैं कि खवातीन जो हैं वो खास तौर पर ज्यादा वैशी हैं, यानी यूरोपीय मुसन्निफीन के और मौरखीन के बकौल। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, ये जो सफेद फार्म औरतें अफ्रीका में गई होंगी आखिर, उनके साथ क्या हुआ। मुसन्निफ इस तरफ आती है कि इनको तो सफेद फार्म आका पैदा करने थे इन गोरी औरतों ने, तो लिहाजा उनको कॉलोनियों में जाकर लोगों के साथ शादी करके रहना था। यानी ये मदरलैंड हो गया जर्मनी, और फादरलैंड हो गया जहां पर मर्द गया हुआ है और उसने कॉलोनाइज किया हुआ है। तो लिहाजा वहां जाकर हमें बच्चे पैदा करने की जरूरत है। लिहाजा इन सफेद फार्म औरतों को बताया गया कि तुमको अपने मर्दों को काली, कोट अनकोट, काफिर औरतों से बचाना है, जो कि इन सफेद मर्दों को यूरोपीय सकाफत तहजीब से दूर कर देंगे। लिहाजा उनको अपने मर्दों को बचाने का मिशन दिया गया। इसी वजह से फ्राओ एडा वी लिनक्रोन जो राइटर है, इसने बकायदा एक एसोसिएशन बनाई। इस राइटर ने जर्मन नौबादियाती दुनिया की खवातीन की तंजीम, बकायदा एक तंजीम बनाई गई। और ये तंजीम क्या करती थी कि जर्मन औरतों को घर गृहस्थी की तरबियत देकर दुल्हन के तौर पर कॉलोनियों में भेजती थी। ठीक हो गया। ये लड़कियां बुनियादी तौर पर कौन होती थी जर्मनी में? अब जर्मनी से बकायदा अफ्रीका में भेजा जा रहा है कि हमारे जो सिंगल मर्द हैं, आप उनके साथ जाएं और बच्चे पैदा करें, ताकि आका भी तो पैदा हो ना साथ साथ। तो ये लड़कियां गांव की होती थी, जर्मनी के गांव के होती थी, शहरों में आकर घरों में मुलाजिम करती थी। लिहाजा इनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इस तरह की, ये इन और 18 अफ्रीका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये औरतें फिर अच्छा, ये औरतें वहां जाकर क्या करती थी, ये सफेद फार्म मेम बन जाती थी, मेम साहिबा बन जाती थी, और अफ्रीकी औरतों को तहजीब सिखाती थी, यानी सिफाई, सफाई, पाबंदी वक्त, ताबेदारी और मेहनत वगैरह। दिलचस्प बात अब यहाँ ये है कि ये खवातीन जो कि मजबूर होती थी, बड़ी जल्दी अच्छा, हालांकि ये जो जर्मनी में तो ये बेचारी खुद मजबूर औरतें होती थी, ठीक है ना, जो देहात से आई हैं और नौकरानियां हैं, लेकिन इनको बाकायदा ट्रेन करके सिंगल मर्दों के लिए के पास भेजा गया अफ्रीका में। ये बजाते खुद जालम बन गए, यानी बड़ी जल्दी ये गंदी और सुस्त अफ्रीकी औरतों को तस्सब की नजर से देखना शुरू कर देती थी। और ये खुद सफेद ये खुद पसंदी और तफक्कुर में जर्मन मेहनत कश खवातीन खुद भी शामिल हो गई इस अमल में। तो लिहाजा इस अमल को, यानी औरतों के फख्र के साथ हाउस वाइफ बनने का अमल जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूरोप में रिवाज पा जाता है। इसी को हमारी मुसन्निफा जो है वो हाउस वाइफाइजेशन कहती है। इसके चंद मराहल हैं। तो चलें, ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है असल जो इस लेक्चर की बेस है वो हम उस तक पहुंच गए हैं, तो हम उसको करते हैं अगली दफा। ठीक है, इसको थोड़ी सी समरी हम 10 मिनट में करके अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है जी।